बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम बीएस फिज़िक्स सेमेस्टर 1 का ही वेव्स एंड ऑसिलेशन वाला जो पोर्शन है उसको आगे लेकर चलेंगे। और हमारा लेक्चर जो है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 1, ऑसिलेशंस वाला। और इसमें आज हमारा है लेक्चर नंबर 6 और टॉपिक हमारा होगा फिज़िकल पेंडुलम। तो चलें अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जी, वेलकम बैक। चलते हैं अपने मेन बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक किस तरह का है। जी बच्चों, सामने स्क्रीन पर आपको आज का टॉपिक नज़र आ रहा है, फ़िज़िकल पेंडुलम। तो सबसे पहली बात ये कि फ़िज़िकल पेंडुलम होता क्या है, और उसके बाद पिछले क्वेश्चंस की तरह इस टॉपिक में भी हम वही काम करेंगे। पहले हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वगैरह फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि फ़िज़िकल पेंडुलम जो है एक रैंडम सी रिजिड बॉडी है। कोई भी फ़र्ज़ करें, कोई लकड़ी का आपने ब्लॉक ले लिया है, फ़र्ज़ करें ये मोबाइल है ठीक है। इसको आप किसी एक कोने से दीवार के ऊपर कील की मदद से लगा दें और इसको एक तरफ से पकड़ के डिस्प्लेस करके छोड़ दें और ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। इसे आप फ़िज़िकल पेंडुलम कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक रैंडम सी डायग्राम है, जिसको जब शुरू में हमने लटकाया था तो इसकी एक सेकंड ज़रा, जब शुरू में हमने इसको सस्पेंड किया था तो इसकी ओरिएंटेशन कुछ ऐसी थी। ये जो पॉइंट P आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, ये पिवट पॉइंट है क्योंकि इसके इर्द गिर्द रोटेशन हो सकती है। और ये जो पॉइंट अभी मैं बना रहा हूँ, फ़र्ज़ करें ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि ऐसा पॉइंट जिस पर बॉडी का सारा वेट एक्ट कर रहा हो। अब आपने क्या किया, आपने इसको डिस्प्लेस किया इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा इस तरफ, फ़र्ज़ करें, ठीक है। आपने इसको डिस्प्लेस किया। जब आपने इसको डिस्प्लेस किया तो इसकी ओरिएंटेशन कुछ ऐसी हो गई जो मैं अब ग्रीन कलर में बना रहा हूँ, ठीक हो गया। फिर आपने इसको डिस्प्लेस किया। जब आपने इसको डिस्प्लेस किया तो फ़र्ज़ करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर आ गया। फिर आपने इसको छोड़ दिया। जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, यहाँ से इस तरफ, फिर यहाँ से इस तरफ, और इसी तरह टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देगा। और यही है हमारा फ़िज़िकल पेंडुलम। तो ये डायग्राम जो मैंने बनाई थी, ये सिर्फ आपको सिचुएशन समझाने के लिए बनाई थी। हम इसी जो पहले से डायग्राम बनी हुई है इसी पे हम थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे और सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। आप गौर कीजिए, पिवट पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हमने यहाँ पर d से ज़ाहिर किया हुआ है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, d। दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पिवट पॉइंट। और इसकी इनिशियल ओरिएंटेशन के मुकाबले में हमने इसको जितना डिस्प्लेस किया, इस दौरान जो एंगल कवर हुआ उसको हम थीटा का नाम दे देते हैं, ठीक है। यानी इनिशियली इस तरह से आपने उसको सस्पेंड किया हुआ था, फिर थोड़ा सा आपने इसको डिस्प्लेस किया, तो इसकी इनिशियल ओरिएंटेशन और फाइनल ओरिएंटेशन के दरमियान में जो एंगल है उसे हमने फ़र्ज़ करें थीटा का नाम दिया। अब पॉइंट C, जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहे हैं, इस पर बॉडी का या इस पूरे ऑब्जेक्ट का सारा वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड ज़मीन की तरफ। और ये वेट क्या है, mg के इक्वल, ठीक हो गया। दिस इज़ वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और d जो डिस्टेंस है पॉइंट P, पिवट पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरमियान,
अगर हम इस d के दो कंपोनेंट्स बनाएं तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ सकते हैं। इस d का एक कंपोनेंट होगा एंगल वाली साइड पर, ये वाला, दिस मस्ट बी d cos theta, and in front of that angle this could be vertical component, और vertical component के साथ हमेशा क्या आता है, sin theta। इसीलिए यहाँ पर आपको पहले से लिखा नज़र आ रहा है d sin theta। now this is vertical component and d cos theta is the horizontal component। अब हमारे पास टोटल दो चीज़ें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है, आगे चल के जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। उनमें से एक है ये वाला वेट और दूसरा है ये वाला कंपोनेंट d साइन थीटा। अगर आप गौर करें तो ये जो d साइन थीटा है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान, देखें पिवट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लें या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह लें, इन दोनों बातों का मतलब एक ही है। और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी दिस इज एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन line of action of force, line of action of force and pivot point। और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसे हम क्या नाम देते हैं, मोमेंट आर्म। जब आपने टॉर्क का टॉपिक पढ़ा था, बेसिक टॉपिक मैकेनिक्स में, तो उसमें हमने टॉर्क में पढ़ा था कि टॉर्क की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है ये, और मोमेंट आर्म क्या है ये, यानी mg और d साइन थीटा, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास टॉर्क आ जाएगा। अब अगर मैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करूं, अगर मैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करूं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये मैं ऑरेंज कलर में आपको बना के दिखाता हूं। देखें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था इस तरफ, डायग्राम के मुताबिक एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क जिसको मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूं, रिस्टोरिंग टॉर्क इसको वापस लाने की कोशिश करेगा और इसी रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से ये मेन पॉइंट की तरफ आता है, फिर इनर्शिया की वजह से मेन पॉइंट पर नहीं रुकता और आगे निकल जाता है, और फिर रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से वापस आता है और ये काम चलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, इज रिस्टोरिंग टॉर्क। यानी हम कह सकते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू, देखें रिस्टोरिंग टॉर्क बिल्कुल वैसे ही आप फाइंड करेंगे जैसे आपने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फाइंड किया। जैसे मैं शुरू में आपको बता रहा था कि दो चीज़ें हैं, वेट और मोमेंट आर्म यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये है आपके पास वेट वाली फोर्स और ये है मोमेंट आर्म, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास टॉर्क आ गया। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, क्योंकि हम रिस्टोरिंग टॉर्क की बात कर रहे हैं और रिस्टोरिंग टॉर्क जो है ये हमेशा मेन पॉइंट की तरफ उसको लाने की कोशिश करता है। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करता है, उसको मेन पॉइंट की तरफ लाने की कोशिश करता है, इसीलिए ये वाला नेगेटिव साइन आपको नज़र आ रहा है। बाकी वही वाली बात कि स्मॉल एंगल के लिए अगर हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पैदा करना चाहेंगे तो उसके लिए जारी बात है साइन थीटा और थीटा एक ही बात है, आप साइन थीटा की जगह थीटा पुट कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये रिलेशन हम जानते हैं, ये पहले भी हमने एक जगह यूज़ किया था टॉर्जनल ऑसिलेटर में। हम लीनियर मोशन में अगर बात करें तो न्यूटन सेकेंड लॉ होता है F इज़ इक्वल टू ma, और अगर इसे ही एंगुलर मोशन में लिखें तो फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। अब सिंपली आपने क्या किया, आपने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया। जब आपने इनको कंपेयर किया तो आपके पास ये वाला रिलेशन बन गया। अब इसमें mgd को हमने इकट्ठा एक साइड पे रहने दिया। अच्छा, अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो आपने यहाँ पर d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर लिख दिया। फिर आपने इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इसके साथ नीचे डिवाइड कर दिया। जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास जो रिलेशन बना वो कुछ ऐसा बना, माइनस mgd डिवाइडेड बाय आई रोटेशनल इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय थीटा। बाद में आप क्या करेंगे, आप इस टर्म को इस तरफ ले आएंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फिजिकल पेंडुलम। अच्छा, आगे चल के आप देखें mgd, ये जो कांस्टेंट mgd है उसको उसने कैपा के इक्वल फर्ज कर लिया, और अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल वही रिलेशन बन गया है जो आपने जो आपने पिछले टॉपिक में भी किया था टॉर्जनल ऑसिलेटर में। ठीक है। अच्छा, इसका सोल्यूशन जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में सिंपल पेंडुलम वाली वीडियो में बताया था कि इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल वैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे जिस तरह आप स्प्रिंग मैथ सिस्टम का सोल्यूशन कैलकुलेट कर चुके हैं। इसलिए बार बार वो बात बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी मेथड से ये जो फाइनल फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट का ये आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का एक दूसरा फार्मूला भी आता है साइन की फॉर्म में, साइन ओमेगा टी प्लस वाई। ठीक है, तो ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। अगली बात, जैसे आपने पिछले टॉपिक में सिंपल पेंडुलम वाले टॉपिक में किया था, आपने क्या किया था, आपने इसको पुट किया यहाँ पर, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में थीटा की वैल्यू पुट की। ये जो थीटा है इसको आपने पुट किया यहाँ पर और आपने सॉल्व कर दिया। किस तरह से, आप ज़रा गौर कीजिए। पहले आपने ये जो थीटा m इंटू कॉज ओमेगा टी प्लस फाई इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया और यहाँ पे ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। जब आपने इसका 2 दफ़ा टाइम डेरिवेटिव लिया तो 2 दफ़ा आपके पास ओमेगा आएगा। ठीक है, पहले कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन बन गया, बाद में माइनस साइन का डेरिवेटिव साइन का कॉज ही होता है तो नेगेटिव साइन तो एज इट इज़ रहेगा, तो नेगेटिव साइन आपके पास आ गया और अंदर वही वाली फॉर्म बन गई जो फॉर्म शुरू में थी। अब आपने क्या किया, अब आपने इसको कॉमन कर लिया। किसको कॉमन लिया, इस अंदर वाली टर्म को कॉमन करके दूसरी तरफ आपने डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से आपके पास सिर्फ बच जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस कैपा डिवाइडेड बाय आई इज़ इक्वल टू 0। बाद में आप इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर स्क्वायर रूट करके आपके पास ओमेगा आ जाएगा। उसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमेशा की तरह, टाइम पीरियड हम जानते हैं 2 पाई ओवर ओमेगा के इक्वल होता है। तो जब आप ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। उसके बाद वापस उसने कैपा की जगह mgd पुट कर दिया है तो आपके पास फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया। इसमें आई क्या है, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ फिजिकल पेंडुलम, m क्या है, मास ऑफ दैट पेंडुलम, g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और d क्या है, जी बताएं d क्या है, d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पिवट पॉइंट। ठीक है। अच्छा जी, ये भी हम बता सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड वाला रिलेशन है इसको यूज़ करके हम रोटेशनल इनर्शिया जो है फिजिकल पेंडुलम का वो फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे टाइम का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और ये जो 2 पाई है ये 4 पाई स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला जो mgd है इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं, मल्टीप्लाई कर दें और 4 पाई स्क्वायर को इस तरफ लाकर डिवाइड कर दें तो आपके पास रिलेशन क्या बन जाएगा, I इज़ इक्वल टू mgd टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो इस तरह से आप फिजिकल पेंडुलम का रोटेशनल इनर्शिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड तो हम प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं। फर्ज करें आपने 10 वाइब्रेशंस का जो टाइम है वो कैलकुलेट किया, नोट किया, ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद आप 2-3 रीडिंग्स लें, उसके बाद आप एवरेज लें, तो फिर आप नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से डिवाइड करें तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाता है, जिस तरह आप लैब में किया करते हैं। लैब में वैसे आप जाते कम ही हैं लेकिन कंसिडर करते हैं कि आपने किया है। सिंपल पेंडुलम एज स्पेशल केस। अच्छा जी, जो फिज़िकल पेंडुलम का टाइम पीरियड है उसको हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर सकते हैं एक थोड़ी सी
सब्स्टिट्यूशन के साथ। और वो सब्स्टिट्यूशन क्या है कि ये जो d है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पिवट पॉइंट, इसको आप लेंथ ऑफ पेंडुलम कंसिडर कर लें। यानी आप फ़र्ज़ कर लें कि उस फिज़िकल पेंडुलम का सारा मास जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कॉन्सनट्रेटेड है और उसको आपने जो पिवट पॉइंट है वहाँ पे आपने सस्पेंड किया हुआ है थ्रेड की मदद से, जैसे आप सिंपल पेंडुलम को करते हैं। इसी तरह आई यानी रोटेशनल इनर्शिया जो है फिज़िकल पेंडुलम जो है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला जो है वो md² होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हम पहले भी रोटेशनल इनर्शिया जो है ये कर चुके हैं। अब d की जगह क्या आ जाएगा, चूँकि हमने d की जगह l पुट करना है तो d की जगह आ जाएगा l। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप सिंपल इसके टाइम पीरियड में, ये जो टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट किया हुआ है पहले से, ये वाला, ये फिज़िकल पेंडुलम का टाइम पीरियड अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है, यहाँ पर आई की जगह आप पुट कर देंगे ml² और d की जगह आप पुट कर देंगे l। ये आपने d की जगह l पुट कर दिया। इस तरह से एक l ऊपर वाले l से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह मास भी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ L/G बच जाएगा। और हम जानते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिज़िकल पेंडुलम में थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन की जाए तो वो सिंपल पेंडुलम की फॉर्म ही इख्तियार कर लेता है। यानी हम कह सकते हैं सिंपल पेंडुलम इज़ अ स्पेशल केस ऑफ फिज़िकल पेंडुलम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, ये फाइंड करने के लिए सिंपल पेंडुलम और फिज़िकल पेंडुलम जो है उन दोनों के टाइम पीरियड को कंपेयर किया जाए और कंपेयर करने पे L का ये एक रिलेशन आ रहा है। यानी अगर हम L की जगह I/md यानी लेंथ जो है वो I/md के इक्वल हो, यानी आपने उसको पिवट कहाँ पे करना है, पहले रोटेशनल इनर्शिया को मास और डिस्टेंस से डिवाइड करें, जो भी आंसर आए आपने वहाँ पिवट करना है। द पॉइंट लाइंग एट द डिस्टेंस फ्रॉम पिवट पॉइंट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द फिज़िकल पेंडुलम। तो ये हम कह सकते हैं सिंपली, इस पे आप ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, बस इसमें आप ये रखें कि दिस इज़ द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, इस टॉपिक में ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि मैं आपको एक नज़र रिव्यू कर देता हूँ। आपने फ़िज़िकल पेंडुलम जो है उसको डिफ़ाइन करना है, उसके बाद फ़िज़िकल पेंडुलम की डायग्राम बनाकर, इसकी ये रेजोल्यूशन वाली सारी डायग्राम बनाकर फिर आपने इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है और उसके बाद आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना है अगर वो सॉल्व करने का कहे। और उसके बाद सिंपली आपने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी आप फाइंड कर सकते हैं अगर वो आपसे पूछे तो। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लें और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होगा, mgd डिवाइडेड बाय I, रेसिप्रोकल कर लिया। इसी तरह रोटेशनल इनर्शिया I फाइंड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है और फिर सिंपल पेंडुलम एज अ स्पेशल केस ऑफ फिज़िकल पेंडुलम। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। इसको मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने डायग्राम समझाने की कोशिश की है उसको आप स्क्रीनशॉट कर लें। इसी तरह ये और फिर ये, और ये आपका आज का टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, काम अच्छे से करते रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।